तो देश में कोरोना महामारी का कहर जारी है और इस महामारी को मात देने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और शोधकर्ता लगे हुए हैं। अब डॉक्टर जहां अस्पतालों में मरीजों का अलग अलग तरीके से इलाज करने में लगे हैं, तो फिर वहीं शोधकर्ता कोरोना की वैक्सीन पर शोध कर रहे हैं। इस बीच यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इसमें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है। प्रदेश में जो 2 जगह हैं उसमें प्लाज्मा थेरेपी पर काम चल रहा है। इसके अलावा लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इस पर काम शुरू भी हो गया। अब कोरोना के इलाज को लेकर के दुनिया भर में एक दावा है, और दावा है कि ब्लड प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना ठीक हो रहा है। अब ब्लड प्लाज्मा थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोरोना से ठीक हुए मरीज का खून कोरोना संक्रमित में चढ़ाया जाता है और इसके जरिए कोरोना वायरस का जो इलाज है वो किया जाता है। तो प्लाज्मा थेरेपी से अब इसका जो इलाज है वो होगा, और सवाल यह है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी से जो कोरोना है वो ठीक होगा, क्योंकि यूपी में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का जो इलाज है उसको किए जाने की जो कवायद है अब वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, और यूपी के 3 अस्पतालों का चयन भी इसके लिए किया गया है। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं प्लाज्मा थेरेपी दरअसल है क्या, इसको देखिए। तो कोरोना से ठीक हो चुके व्यक्ति के खून से प्लाज्मा को निकाला जाता है, और क्यों कारगर है प्लाज्मा थेरेपी हम आपको बता रहे हैं। फिर उसी प्लाज्मा को रोगी के खून में चढ़ाया जाता है, जिससे अब वो जो रोगी है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं वो अगले मरीज के लिए काम आती हैं। पुराने मरीज के अंदर खून के अंदर वायरस से लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी बनती है जो कि बेहद कारगर रहती है। ये एंटीबॉडी वायरस से लड़कर उनको मार देती है, और इसलिए इस प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। ये एंटीबॉडी ज्यादातर आपको बता दें कि अपने आप डेवलप होती हैं। दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने भी इसका दावा किया है कि प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का जो इलाज है वो संभव है, और कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी रामबाण की तरह है। और इस वजह से भी अब इसको लेकर के जो रिसर्च है वो भी शुरू हो गए हैं। प्लाज्मा थेरेपी को कोवोलेसेंट प्लाज्मा ट्रीटमेंट भी कहते हैं, और प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना से ठीक हुए मरीज का खून कोरोना संक्रमित में चढ़ाया जाता है, जिससे कि उसका जो इलाज है वो संभव हो सकता है। कोरोना की वैक्सीन आने में क्योंकि अभी 1 साल से 1.5 साल का वक्त लगेगा, और उससे पहले अगर प्लाज्मा थेरेपी कारगर होती है जैसा कि इसको लेकर दावा किया जा रहा है, तो फिर जो मरीज हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। और ये मेडिकल साइंस की एक बेसिक टेक्निक भी है, और प्लाज्मा थेरेपी का दुनिया में 100 साल से प्रयोग भी चल रहा है। तो चलिए मोटे तौर पे हमने आपको बता दिया कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इससे किस तरीके से जो इलाज है उसमें मदद मिलेगी, और इसको लेकर के अब जो प्रदेश है उसके अंदर भी जो 3 अस्पताल हैं उनके अंदर इसको लेकर कवायद शुरू हो गई। लेकिन अब इसको समझते हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर सूर्यकांत जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। डॉक्टर सूर्यकांत जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि मोटे तौर पर तो जितनी जानकारी हम लोगों के पास है, हम लोगों ने बताया, दर्शकों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये प्लाज्मा थेरेपी दरअसल है क्या, थोड़ा सा समझाएं हमारे दर्शकों के लिए, और कितनी कारगर साबित हो सकती है जो दावे इसको लेकर के किए जा रहे हैं। जी जी देखिए, मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत सरल भाषा में उनके समझने वाले शब्दों में आपको बताता हूं कि प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली वास्तव में प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक ब्लड प्रोडक्ट है। जैसे एक खून में जिसमें कमी होती है मरीज को, वैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हैं तो वो होल ब्लड कहलाता है। तो ब्लड के कंपोनेंट होते हैं जिसमें कुछ सेल्स होती हैं और कुछ प्लाज्मा होता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी उसी प्लाज्मा नाम का प्रोडक्ट है ब्लड का। अब ये कहां से लिया जाता है कि जब किसी को कोरोना संक्रमण होता है तो उसके 1 हफ्ते के बाद, यानी संक्रमण के 1 हफ्ते के बाद शरीर में धीरे धीरे कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी यानी बॉडी रेजिस्टेंस पावर डेवलप होती है, और अपनी मेडिकल भाषा में इस इम्यूनिटी डेवलपमेंट को हम कहते हैं एंटीबॉडी का बनना। और ये एंटीबॉडी जब बन जाती हैं तो हम कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर कोरोना के खिलाफ लड़ने की क्षमता अर्थात इम्यूनिटी पैदा हो गई है। तो क्या किया जाता है कि जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए लोग, जिनमें एंटीबॉडी बन गई है अर्थात जिनमें कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो गई है, ऐसे लोगों को प्लाज्मा लेके स्टोर कर लिया जाता है, और उस प्लाज्मा को उन व्यक्तियों में चढ़ाया जाता है जो बीमार है कोविड-19 से और जो अस्पताल में भर्ती हैं।
लगभग 10 से 15% कोरोना संक्रमण के ऐसे रोगी होते हैं जिनको हम सीवियर या ज्यादा गंभीर किस्म के रोगी कहते हैं। उन्हीं को भर्ती की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं की इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो उस बॉडी की जो नेचुरल पावर है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो शरीर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। इसी लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए, बॉडी की इम्यूनिटी को और सशक्त करने के लिए, अगर हम संक्रमित व्यक्ति और उसके पहले से ठीक हो गया है उसका प्लाज्मा चढ़ा देते हैं तो ये सहायता करती है बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। जी, ये कोई डायरेक्ट कोरोना वायरस को मारती नहीं। मैं आपको दर्शकों को क्लियर कर दें, कुछ ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि ये रामबाण है, गेम चेंजर है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। ऐसा होता तो शायद अब तक कोई मॉर्टलिटी नहीं होती पूरी दुनिया में कोरोना से। हमारे देश में भी 700 के ऊपर मॉर्टलिटी हो चुकी है। जी, जी। तो मैं कहता हूं कि ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। पहला स्टेटमेंट मेरा नोट करिए आप, इट्स नॉट ए गेम चेंजर, ये कोई रामबाण नहीं है, ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जी। जो प्रकृति का सिद्धांत है किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए कि हम हर संक्रमण के खिलाफ बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ पावर होती है। जैसे दो दुश्मन सेनाएं जब आपस में लड़ती हैं तो एक की अपनी पावर होती है, दूसरे की अपनी पावर होती है। जी। जिसकी पावर ज्यादा होती है वो जीत जाता है। तो कोरोना की अगर पावर ज्यादा होगी तो बॉडी इम्यूनिटी से तो कोरोना जीत जाएगा, और अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ज्यादा है तो कोरोना हार जाएगा। तो इस कोरोना की हार को सुनिश्चित करने के लिए हम बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने का एक तरीका है ये प्लाज्मा थेरेपी। जैसा मैंने बताया कि ये एंटीबॉडी कोरोना के पेशेंट के शरीर में जाती हैं और फिर उसकी मदद करती हैं कोरोना की लड़ाई के खिलाफ। ये है प्लाज्मा थेरेपी। अभी तक जो इतने इससे पहले भी शोध हुए हैं, इससे जैसा आपने बताया 100 साल से इसका प्रयोग हो रहा है, बहुत महामारियों में इसका प्रयोग किया जा चुका है और मिक्स रिजल्ट आए हैं। कोई बहुत ऐसा आउटस्टैंडिंग, गेम चेंजर, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हम भी जो कहते हैं ना, डूबते को तिनका का सहारा बहुत होता है। तो दुनिया में बहुत सारी, चूंकि कोई स्पेसिफिक थेरेपी कोरोना की नहीं है, बहुत सारी थेरेपियों पर प्रयोग चल रहा है। इसमें से एक प्लाज्मा थेरेपी भी है। लेकिन फिर डॉक्टर सूर्यकांत जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि आप देखिए जो बात आपने कही ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं, वैक्सीन बनने में भी अभी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो छोटी छोटी सी होप्स मिलती हैं, जैसे कि अब ये जो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के डिस्कशन शुरू हो गया है, अब इसका जो सक्सेस का रेशियो है वो कितना है, और अगर 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 इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो फिर इसका जो फायदा है वो किस कंडीशन तक और कितना हम लोगों को मिल सकता है, और क्या आपको लगता है कि इसको और बढ़ावा देना चाहिए या इस दिशा में और जाना चाहिए, काम करने की आवश्यकता है? कैसे देखा जाए इसको, डॉक्टर सूर्यकांत जी? देखिए ये जो केजेएमयू में रिसर्च टीम बनी है प्लाज्मा थेरेपी के ट्रीटमेंट के लिए, सौभाग्य से मैं भी उस टीम का हिस्सा हूं। जी जी। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि पहली बात तो यह है कि इससे पहले जो और भी वायरस संक्रमण हुए उसमें प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग किया गया है और मिक्स रिजल्ट आए थे, बहुत कोई चमत्कारी रिजल्ट नहीं आए थे। जो कोरोना अभी जो कोविड-19 की समस्या है, इसमें भी कई देशों में प्रयोग हुए हैं और थोड़े से सपोर्टिव रिजल्ट आए हैं। तो हम कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, जो कुछ है वही अवेलेबल है। तो दूसरा क्या है कि हमने जैसे बताया 10 से 15% वो रोगी जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा कमजोर है, जो कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, कोविड निमोनिया जिनको हो जा रहा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जा रहा है, आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत पड़ जा रही है, वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो जा रहे हैं, ऐसे लोगों में अगर इनिशियल स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी तो डेफिनेटली इन रोगों की जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ अच्छी होगी। निमोनिया भी जल्दी ठीक होने की संभावना है, वेंटिलेटर से वापस आने की संभावना है और मृत्यु का द्वार खटखटाने के बावजूद भी बचने की संभावना है। और जो बिल्कुल जो 10-15 दिन जिनको लग रहा है ठीक होने में, वो शायद 5 दिन में ठीक हो जाएंगे। जो 5 दिन में ठीक होने की जिनकी संभावना है, वो शायद 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। ऐसे हम लोगों का आकलन है और मुझे लगता है कि ईश्वर और कोई चमत्कारी रिजल्ट दे दे तो बहुत अच्छा है। हमारे देशवासियों पे, दुनिया पे, बहुत लोगों पे ईश्वर की कृपा। नहीं डॉक्टर सूर्यकांत जी, इस समय तो आप लोग ही भगवान है और आप ही लोग चमत्कार कर रहे हैं, इतने लोग बच रहे हैं, इसलिए आप लोगों को तो हम लोग बराबर सैल्यूट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि केजीएमयू के अंदर आप जिस तरीके से आपने खुद बताया भी कि आप उस टीम का हिस्सा हैं, जी। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कैसे वहां पर आप लोग इन सारी चीजों को लेकर के जो रिसर्च है वो कर रहे हैं, और क्या उत्तर प्रदेश के अंदर स्पेसिफिक क्या अभी तक इस प्लाज्मा थेरेपी का आप लोगों ने किसी के ऊपर इंप्लीमेंट किया है? इस ट्रीटमेंट से कोई पेशेंट ऐसा जो कि क्योर हुआ हो, अगर आप कोई जानकारी नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए किसी भी रिसर्च का पहला चरण होता है कि जो एक बॉडी है रिसर्च सेल की, जिसको हम एथिकल कमेटी कहते हैं, वो एथिकल क्लियरेंस लेना। जी।
क्योंकि ये कमेटी ये डिसाइड करती है कि आप जो प्रयोग करने जा रहे हैं, आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं या आप जो ट्रायल करने जा रहे हैं, उसमें ह्यूमन सेफ्टी है कि नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो, तो पहली चीज तो एस्टेब्लिश हो गई कि ह्यूमन सेफ्टी इसमें है। अब हम करेंगे कैसे? पहले हम एथिकल क्लियरेंस लेंगे अपनी रिसर्च सेल से, उसके बाद हमारे यहाँ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट है, अर्थात ब्लड बैंक जिसको पहले कहा जाता था, वो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पार्ट है, वो भी हिस्सा है इस रिसर्च का, वो बल्कि लीडिंग हिस्सा है, वही लीडर है इन सबके, क्योंकि प्लाज्मा उन्हीं को इकट्ठा करना है। उसमें पहले फेज में क्या किया जाएगा, जैसे जैसे एक हफ्ता से ऊपर इलाज चला, मरीज नेगेटिव हो गया, कोरोना से संक्रमण मुक्त हो गया, तो उसका प्लाज्मा हम लोग लेकर और प्लाज्मा उसको स्टोर करेंगे जैसा कि ब्लड स्टोर किया जाता है। ये पहला चरण होगा। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट जो भर्ती हैं, जो सीरियस हैं, उन पेशेंट में जिनको एस्टेब्लिश हो गया है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उसमें ये दूसरे चरण में फिर उनको प्लाज्मा चढ़ाया जाएगा जी। और उसके बाद हम पैरामीटर देखेंगे कि उनकी सांस की गति कितनी इंप्रूव हो रही है, नब्ज कितनी कम आ रही है जल्दी से, ब्लड प्रेशर कितनी जल्दी इंप्रूव हो रहा है, वो किडनी फेलियर में तो नहीं जा रहे हैं, हार्ट फेलियर में तो नहीं जा रहे हैं, शॉक में तो नहीं जा रहे हैं, निमोनिया उनका कितनी जल्दी ठीक हो रहा है, और कितनी जल्दी हम उनका हॉस्पिटलाइजेशन कम कर सकते हैं, उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये सब तमाम पैरामीटर होंगे जिनके आधार पर इवैल्यूएट किया जाएगा। इसकी बराबर जो पैरामीटर्स की रिपोर्टिंग है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को दी जाएगी, और तब जाके बाद में तीसरे चौथे चरण में एनालिसिस होगी कि कितना प्रभावी रहा। कुछ मरीज जिनको हमने प्लाज्मा थेरेपी नहीं दी और कुछ मरीज जिनको प्लाज्मा थेरेपी सिलेक्टिव सेंटर में दी गई, उनके आउटकम में दोनों में क्या अंतर रहा, कितने प्रतिशत का अंतर रहा, उसके आधार पर यह तय होगा कि ये कितने प्रतिशत इसकी सफलता है और कितना प्रतिशत ये प्रभावी है। बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत जी, एक चीज मुझे और बताएं, क्योंकि अब मैं कहीं पढ़ रहा था, अगर मैं थोड़ा सा मेडिकली इनकरेक्ट हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अब मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप कुछ इस तरीके से भी आप कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इसको कह सकते हैं कि अफवाह है या भ्रांति है, जो भी है, जो डोनर हैं वो कह रहे हैं कि अब प्लाज्मा देने से हो सकता है कि उनको कमजोरी आ जाए, और जिस पेशेंट को आपने क्योर किया है, जिसका ब्लड लेने वाले हैं, जिससे प्लाज्मा वगैरह आप लोग जो भी अलग करेंगे, वो कितने लोगों तक आप लोग चढ़ा सकते हैं, या एक डोनर कितने लोगों के लिए कारगर साबित हो सकता है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ये दोनों ही कंफ्यूजन, आप चूंकि मेरे हैं तो जो दर्शक हैं जिनको नहीं जानकारी उनके भी होंगे, इन दोनों कंफ्यूजन को क्लियर करें। ये जी 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 बिल्कुल ठीक बात है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ना तो ब्लड देने से कमजोरी आती है, और प्लाज्मा तो उसका तरल पदार्थ है। ब्लड में कई प्रोडक्ट होते हैं, प्लेटलेट होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और प्लाज्मा होता है जो एक तरह से लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है। जब रक्त देने से, और रक्त में जब 1 यूनिट ब्लड दिया जाता है तो हम 350 ml ब्लड उससे लेते हैं, डोनर से। जब 350 ml ब्लड लेने से कोई कमजोरी नहीं आती, कोई नहीं आती, और जो 350 ml ब्लड निकला है वो 1 सप्ताह के अंदर पुनर्निर्माण हो जाता है रोगी के अंदर। दूसरी बात, प्लाज्मा में तो हम पूरा ब्लड ले ही नहीं रहे हैं, हम 350 ml भी नहीं ले रहे हैं, उससे काफी 1/3 ले रहे हैं जी, और वो मात्रा बहुत कम है। और दूसरी बात यह है कि उसके लेने से ऐसी कोई कंपोनेंट ब्लड का नहीं निकल रहा है जिसके कारण आपको कमजोरी आए। पहली बात तो पूरा ब्लड जब हम लेते हैं तो भी कोई कमजोरी नहीं आती है, कोई नुकसान नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, तो लोग 350 लीटर, एक मतलब काफी कम हिस्सा जो है वो ब्लड डोनेशन में 1 यूनिट में लिया जाता है। उसके बावजूद लोग रक्तदान भी नहीं करते हैं। रक्तदान के बारे में भी लोगों में बहुत भ्रम है कि कमजोरी आ जाएगी, मेरे खून का नुकसान हो जाएगा, मुझे एनीमिया हो जाएगा, मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कोई चीज दान करने से वो उसका कोई ना कोई बाई प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव बनाता है। चाहे आप शिक्षा दान करें, चाहे आप जो हैं वो धन दान करें, देह दान करें, रक्तदान करें, तो जो लोग ब्लड डोनेशन रेगुलर करते रहते हैं बल्कि उनकी इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि फ्रेश रेड ब्लड सेल्स पल जाती है। हमारे शरीर में बोन मैरो एक ऐसी फैक्ट्री है जो बराबर ब्लड और ब्लड के प्रोडक्ट्स को बनाती रहती है। शरीर के अंदर ये फैक्ट्री ईश्वर ने दी है, आपके अंदर स्वतः ये प्रक्रिया चलती रहती है। और वैसे भी आप अगर रक्त किसी को नहीं देंगे या दूसरी चीज नहीं देंगे तो धीरे धीरे इसमें भी क्षरण हो जाए। उदाहरण के तौर पे रेड ब्लड सेल्स वो 120 दिन में, अर्थात 4 महीने के अंदर वो स्वयं मर जाती हैं, मरती रहती हैं और फिर नई बनती रहती हैं। तो मैं आपको उल्टा बताता हूं कि जो प्लाज्मा देंगे या ब्लड देंगे उनको तो नवीन प्लाज्मा और नवीन ब्लड बनेगा, उनमें नई स्फूर्ति आएगी, नया स्टेमिना आएगा, उनकी इम्यूनिटी और बढ़ेगी। दूसरा, आपने कहा कि इस प्लाज्मा को जब हम लेंगे तो आपके सब पैरामीटर चेक होंगे।
मान लीजिए आपको बहुत एनीमिया है तो आपसे नहीं लिया जाएगा, जी, या जी। आपको और कोई प्रॉब्लम है तो नहीं लिया जाएगा। तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड है, उनका इवैल्यूएशन होगा, उसी हिसाब से आपको लिया जाएगा। इसी तरह इसको स्टोर किया जाएगा पहले, फिर स्टोर करने के बाद भी उसमें कई टेस्ट होंगे। जब ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि कोविड से संक्रमित, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को हम इसका ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, तो ऐसे फिर हम इसको ट्रांसमिट करेंगे और डोनर को भी फायदा होगा कि उसकी इम्यूनिटी और आगे मजबूत होगी, उसको और स्फूर्ति आएगी। और जो रिसिपेंट होगा, तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा देश तो दानवीरों का रहा है, पूरा शरीर तक लोगों ने दान कर दिया, हड्डियां दधीच से दान कर दी, कर्ण ने अपना मरते समय सब कुछ दान कर दिया, तो कवच और कुंडल तक दान कर दिया। तो जो आपको नहीं डॉक्टर सूर्यकांत जी, मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि आप जो बात कह रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचे और कम से कम वो लोग भी इन सारी बातों को समझे, कम से कम एटलीस्ट ब्लड डोनेट करने को लेकर के भी आपने जो भ्रांतियां हैं यहाँ पर क्लियर कर दी, तो थोड़ा सा लोग इन सारी चीजों को लेकर के भी अवेयर हो जाते हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी वरिष्ठ डॉक्टर हैं। डॉक्टर ए.के. सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर ए.के. सिंह जी, सूर्यकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, वरिष्ठ डॉक्टर, उन्होंने भी आप इस पूरे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताया। आपसे भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, कैसे देखते हैं और कितना कारगर मानते हैं अगर आने वाले समय में अगर हम लोग इस दिशा में चलते हैं प्लाज्मा थेरेपी के, और क्या लगता है इसके जो आउटकम है वो कैसे देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा आपसे भी मैं समझना चाहूंगा डॉक्टर ए.के. सिंह जी। अब कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं इसको। प्लाज्मा थेरेपी, कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ये होता है कि जो मरीज पहले से इन्फेक्टेड रहा हो, ठीक है, और वो उससे ठीक हो जाए, तो उसके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनी वो उसके प्लाज्मा में होती है, और वो ब्लड से प्लाज्मा अलग करके हम जो व्यक्ति बीमार है उसको दें, तो वो एंटीबॉडीज उन वायरसेस के अगेंस्ट काम करके एज अ ट्रीटमेंट काम करें। इसको पैसिव इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी है और इसमें बहुत रिस्क है कि नहीं है, ये हमें जानने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि बाकी जो शोध हो रहे हैं कि नई दवाई ढूंढी जाए या नया वैक्सीन ढूंढा जाए, तो उसमें ये शोध करने की जरूरत पड़ेगी कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, जो कि सबसे जरूरी होता है मेडिसिन में। तो ये पहले से हम करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक समय के साथ जांचा परखा टेक्नोलॉजी है, तरीका है, जो जिसे हमने पहले की और बीमारियों में इस्तेमाल किया है, और इसमें जो है हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर ये इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं, तो हम लोग, मतलब ये जो अभी हम लोग को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं रोशनी आ रही है नहीं आ रही है और हम बढ़ते चले जा रहे हैं बिना रोशनी के, और जितना इतना गमगीन सा माहौल बना हुआ है उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। ये एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। अगर हम देखें इसके साथ, मतलब ये बहुत आसान सिंपल सा काम है ये, और ये जितने भी ब्लड बैंक्स है वो कम कर सकते हैं। तो अगर ये निकल के आ गया तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक सेंटर्स पे ही हो पाएगा और वहीं से बनकर आएगा, फिर ये हर जगह हो सकता है और सिलसिलेवार तरीके से हो सकता है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि क्या इससे कुछ रिस्क है। तो जैसे अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत सेफ प्रोसीजर हो गया। हम लोग बहुत सारी चीजों का टेस्ट कर देते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, जिससे कि उससे जो है इन्फेक्शन ना हो। वही सारे टेस्ट जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले होते हैं वो इसमें भी होंगे, तो जिससे कि मरीज से इन्फेक्शन नहीं जाएगा। तो ये ऐसा, इसके साथ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ छोटे मोटे एलर्जिक रिएक्शंस और ब्लड जो रिएक्शंस होते हैं उनके चांसेस होते हैं, वही चांसेस इनमें होंगे, और वो भी उससे कम होंगे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट है ब्लड का जो हम लोग निकालेंगे। तो अगर हम देखें, ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, और बहुत सारी जगहों पे इस पे चल रही है रिसर्च, केजीएमसी में भी चल रही है, केजीएमयू में भी चल रही है, और इसके रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग काफी बेहतर पोजीशन में पहुंचेंगे। डॉक्टर सूर्यकांत जी, अब समय मेरे पास बहुत कम है, बिल्कुल चलते चलते आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, हालांकि उम्मीदों पे तो दुनिया कायम है, लेकिन फिर भी हम लोग कितना उम्मीद करें और कितना समय अभी और लगेगा कि बिल्कुल हम लोग अब ये समझ पाएंगे कि हाँ, अब हम इस दिशा में बढ़ चुके हैं और हमको इस तरीके के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। कितना और इंतजार, लगभग कितना समय लग सकता है? और जी देखिए, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में भी प्रधानमंत्री जी ने खुद आग्रह किया है, खासतौर पर साइंटिस्ट से, कि इसमें दिशा में आगे प्रयोग करें। हमारे देश में भी 16 सेंटर ऐसे हैं जहां वैक्सीन पे काम कर रहा है, चल रहा है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं
जहां पर नई दवाओं का प्रयोग चल रहा है। इवन हमारा जो आयुष मिनिस्ट्री है, तो हर्बल प्रिपरेशंस को भी लेकर अभी एक खबर आई है, आईसीएमआर ने अप्रूव किया है कि हर्बल प्रिपरेशंस भी क्या मददगार साबित हो सकती हैं इसमें, उस पर भी प्रयोग चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के में जो ट्रायल्स चल रहे हैं, इंडिया में जो ट्रायल्स चल रहे हैं, वो कुछ ही महीने के अंदर उसके फ्रूट्सफुल रिजल्ट्स आएंगे और मानवता के लिए वरदान साबित होंगे, खासतौर पर हमारे कोरोना संक्रमित रोगियों के लिए। लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो स्थिति ना आने दें, घर के अंदर रहें, घर की लक्ष्मण रेखा को ना पार करें, हाथ धोते रहें जैसा बताया गया है, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर या कुछ नहीं है तो पेपर सो भी अपनी जेब में रखें हाथ धोने के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सरकारी नियमों का, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन ना करें। कहीं भी 4 या 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, और 4 भी इकट्ठे हों तो डिस्टेंसिंग आपस में बनाए रखें। बिल्कुल डॉक्टर, आपने ये बहुत सूर्यकांत जी बढ़िया बात कही है और खासतौर से आप लोगों की बात को लोग इस समय ज्यादा समझते हैं और गंभीरता से लेते भी हैं, क्योंकि आप डॉक्टर होने के नाते आप इस बात को कह रहे हैं तो लोग थोड़ा और समझ जाएंगे। बहुत जल्दी से डॉक्टर AK सिंह जी, आपसे भी मैं यही चाहूंगा जानना कि आप ये जो सिचुएशन है, जो मौजूदा दौर है, कोरोना संक्रमण काल से तो हम सभी गुजर ही रहे हैं, लेकिन एक तो प्लाज्मा थेरेपी की ओर बढ़ रहे हैं, आप लोग रिसर्च में भी लगे हुए हैं। दूसरा ये भी मैं चाहूंगा कि अगर आप भी हमारे दर्शकों से कोई बात ऐसी जो कहना चाहते हो, जिसको कम से कम दर्शक हमारे एक डॉक्टर होने के नाते आपकी बातों को देखेंगे, बड़े गंभीरता से सुनेंगे भी, उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, मैं चाहूंगा कि वो अपील भी जरूर करें। थोड़ा सा ये बताएं कि कितना और हम लोग को भी इंतजार करना होगा ये प्लाज्मा थेरेपी के लिए। देखिए, अभी चूंकि हम लोग इस बीमारी का इलाज नहीं जानते, इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। हो सकता है आने वाले वक्त में प्लाज्मा थेरेपी, कोई मेडिसिन और वैक्सीन आ जाए, लेकिन आज की तारीख में हम ये नहीं जानते। और इटली और अमेरिका को आप देख ही रहे हैं। जी जी। इटली, स्पेन लंग के लिए जो सबसे बढ़िया रिसर्च सेंटर्स मारे जाते हैं पूरे विश्व में, जहां से मॉडर्न आईसीयू का कंसेप्ट आया, वो आज इस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे। तो हम उनसे पीछे हैं अपनी मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में। अगर वो नहीं संभाल पा रहे तो हम किसी भी हालत में संभाल नहीं पाएंगे। तो उनकी गलतियों से हमें सीख लेना है और हमें समझ लेना है कि बचाव ही इसका तरीका है। ये ना धर्म देखता, ना जात देखता, ना पैसे वाले देखता, ना अमीर गरीब देखता, ये किसी को नहीं देखता। तो आप सबसे मेरा, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सारे लोग घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहकर जो अपने दिनचर्या है उसमें इन्वॉल्व रहिए, लॉकडाउन रखिए, लेकिन अपने शरीर का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, व्यायाम करिए। घर से बाहर जो निकलने जाए इसेंशियल चीजों के लिए, वो मास्क पहनकर जाए। जब वापस आए तो चीजें लेकर आया है, पॉलिथीन, अगर वो सब उन चीजों को ट्रांसफर करके, सब्जियों को धोकर पॉलिथीन वगैरह डस्टबिन में डालकर साबुन से हाथ धुले। जिन जिन सर्विसेज को छुआ है आने के बाद, उन सबको हैंड सैनिटाइजर्स या किसी भी क्लीनिंग, वेरोसाइडल क्लीनिंग जैसे लाइजॉल आता है, उससे जो है वो हैंडल्स और उन सब चीजों को साफ करें जी। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आप अपने ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अगर आप परचून की दुकान पे सामान लेने गए, जनरल स्टोर पे सामान लेने गए, तो भी डिस्टेंसिंग रखें। ऐसा नहीं है कि वहां पे जो दुकानदार है उससे भी सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के अर्थ दो हैं, फिजिकल डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर, और सोशल डिस्टेंस के मतलब मेरे घर में मेरे बच्चे की बर्थडे है तो मैं बर्थडे नहीं मनाऊं, मुझे इफ्तारी करनी है तो मैं अकेले करूं, मुझे सहरी करनी है तो मैं अकेले करूं, दोस्तों के साथ नहीं करूं, परिवार के सारे लोग, बड़ा परिवार है तो सारे लोग इकट्ठा होकर ना करें। बिल्कुल डॉक्टर AK सिंह जी, बहुत कम शब्दों में, और आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। मुझे लगता है कि जिनको समझना है वो इन सारी बातों को समझ रहे होंगे और उनको समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और घरों के अंदर रहना ही सबसे समझदारी भरा काम है। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस कोरोना काल में भी अपना कीमती समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर्स ने बताया कि किस प्लाज्मा थेरेपी पे कैसे काम चल रहा है, आने वाले समय में कितना कारगर साबित होगा, और इसके अलावा जो बात डॉक्टर कह रहे थे यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, उसको मेंटेन करना होगा, तभी इस कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना है।